दूसरा, दो ग्रहण होने वाले इसी पक्ष में, चंद्र ग्रहण भी और सूर्य ग्रहण भी जी। और इसका परिणाम जो शास्त्र में जो ऋषियों ने कहा है, बताया है कि भयंकर विनाश, काफी जनसंहार, इस तरह का जो होता है जब तेरह दिन के पक्ष में ग्रहण पड़ जाए, दो ग्रहण पड़ जाए। तो बड़ा भ्रम है कि विज्ञान अलग है, ज्योतिष अलग है। ज्योतिष अपने आप में एक पूर्णतः विज्ञान है और ज्योतिष का विज्ञान इतना पुराना है, हजारों वर्षों का। जब इधर के आधुनिक विज्ञान का जन्म नहीं हुआ था, तब से ज्योतिष की वैज्ञानिकता वेदों में सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का पूरा विवरण दिया गया है। तो ये ग्रहण को बताना खगोल शास्त्र का सबसे बड़ा चमत्कारिक कार्य है। आज भी कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पर ग्रहण लगेगा, कितना बार लगेगा, कितना मिनट वो रहेगा, ये कैलकुलेशन जो पहले कर लिया जाता है आज तो कंप्यूटर और बाकी सारे यंत्रों के सहारे। शून्य का आविष्कार किसने किया? तो ज्योतिष ने किया। एक से लेकर और 100 तक की गिनती और पहाड़े, ये सब वेदों से आ रहा है। जो गर्भिणी महिला होती है, तो आज भी गांव में कहते हैं जो ग्रहण हो रहा हो तो सब्जी नहीं काटना चाहिए। जी जी, ऐसी बात आती है जी। सोना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों करते? जन्म का सही समय, सही काल मिल जाए और उसका हम गणित, एक बार काशी आइए और काशी अध्ययन के लिए आइए, स्वाध्याय के लिए आइए, जप और तप के लिए आइए। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता लीज। हमारे पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दें, आज जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है वो प्रसिद्ध ज्योतिष के विद्वान प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे। पहले आपको बता दें कि जिन्होंने वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में शोध और अध्यापन को नई दिशा दी है, और वही आज इनसे जानेंगे हम कि ज्योतिष केवल आस्था है या इसमें विज्ञान भी छिपा है। आइए बातचीत करते हैं उनसे। गुरु जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल आपसे हमारा यही होगा कि ज्योतिष की अगर बात की जाए तो इसमें आप कैसे आए ज्योतिष में, और जीवन और करियर का हिस्सा कैसे बना? मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जी। हमारे पिताजी और उनके और भी जो भाई रहे, हमारे दादाजी रहे, तो सारे लोग पंडित थे और उन्हीं की गोद में जैसे मैंने सारी चीजें धीरे धीरे अभ्यास में ला दिया, तो मेरा एक अंतर मन जी। मतलब पिताजी के, दादाजी के, उनके कदमों पर, उनके पथ चिन्हों पर चलने का एक जैसे मन में भाव बनता चला गया। जी। और यही कारण हुआ कि जब मैं पढ़ने लिखने लायक हुआ तो मेरे पिताजी ने वहाँ संस्कृत पाठशाला में मुझे प्रवेश दिलाया, और फिर उसके बाद जैसी रुचि जागृत होने लगी, नहीं फिर न बाएं देखा न दाएं देखा, कहीं आगे पीछे नहीं, और क्रमशः मैं उसमें आगे बढ़ता चला गया। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने शास्त्री किया, आचार्य किया जी। और यहीं से विद्यावादी PhD किया। तो फिर लेखन और व्याख्यान मेरा बहुत प्रिय विषय बन गया था। गुरुओं को देखकर, वातावरण को देखकर, और फिर मैं एकदम से अपने को पूर्णतः, मुझे लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब लग रहा है कि मुझे कहीं भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो शास्त्र है उसमें ही सोचकर, चिंतन कर कर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। वो मैं लग गया। जी। गुरु जी, ये भी जानना आपसे चाहेंगे कि विज्ञान को ज्योतिष की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि बड़ा भ्रम है कि विज्ञान अलग है, ज्योतिष अलग है। ज्योतिष अपने आप में एक पूर्णतः विज्ञान है और ज्योतिष का विज्ञान इतना पुराना है, हजारों वर्षों का। जब इधर के आधुनिक विज्ञान का जन्म नहीं हुआ था, तब से ज्योतिष की वैज्ञानिकता। अब देखें, महाभारत में एक प्रकरण आया है कि जब महाभारत युद्ध की लगभग तैयारी शुरू हो गई थी, तो उसमें बताया गया कि 13 दिनों का पक्ष होने वाला है। सामान्य पक्ष 15 दिनों का होते हैं, लेकिन उस साल, उस वर्ष में 13 दिन का वो पक्ष था। दूसरा, दो ग्रहण होने वाले इसी पक्ष में, चंद्र ग्रहण भी और सूर्य ग्रहण भी। जी। और इसका परिणाम जो शास्त्र में जो ऋषियों ने कहा है, बताया है
कि भयंकर विनाश, काफी जनसंहार, इस तरह का जो होता है जब के दिन के पक्ष में ग्रहण पड़ जाए, 2 ग्रहण पड़ जाए। तो ये आप क्या कहेंगे, साधारण वाक्य क्या है? आज कोई नहीं सोच सकता, आज कोई विज्ञान नहीं बता सकता है इजराइल और यूक्रेन का क्या युद्ध का होगा। जी। सब लोग अपना मंत्र जंत्र तंत्र लगा रहे होंगे, लेकिन कैसे उस समय जब कोई इस तरह के आधुनिक यंत्र, आधुनिक आविष्कार नहीं था, वो गणना कर कर बताया गया कि ये पक्ष 13 दिन का है और इस तरह का ग्रहण हो रहा है। हमारा ज्योतिष का विज्ञान वहाँ से शुरू होता है, और उससे पहुँचे जाएं, पीछे जाएं, तो आप देखें कि वेदों में सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का पूरा विवरण दिया गया है। जी। तो ये ग्रहण को बताना खगोल शास्त्र का सबसे बड़ा चमत्कारी कार्य है। आज भी कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पर ग्रहण लगेगा, कितना बार लगेगा, कितना मिनट वो रहेगा, ये कैलकुलेशन जो पहले कर दिया जाता है आज तो कंप्यूटर और बाकी सारे यंत्रों के सहारे, लेकिन उस समय कल्पना कीजिए जिसमें कुछ भी नहीं था। जी। वो ज्योतिष करता था, अब वही करता था तो लाखों करोड़ों जनता के बीच में वो दृश्य देखा जाता था और इस तरह से उसकी सत्यता प्रमाणित होती थी। मेरा कहना इतना ही है कि विज्ञान अलग है, ज्योतिष अलग, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि आज का विज्ञान जो अपने लाइव में कह सकते हैं गणनात्मक विज्ञान है। गणना, जैसे आपने बोला कि गणना करते हैं, तो विज्ञान अभी मतलब ज्योतिष सिर्फ आस्था नहीं रह चुकी है, अब गणनात्मक विज्ञान भी बन चुकी है। नहीं, ऐसा क्या आप बताओ, बिना गणना के जैसे शून्य का आविष्कार किसने किया? तो ज्योतिष ने किया। 1 से लेकर और 100 तक की गिनती और पहाड़े, ये सब वेदों से आ रहा है। तो इतनी गणना, सटीक गणना हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है, और गणित ना हो, गणना ना हो तो विज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज का भी गणित, आज का भी जो विज्ञान है वो इन्हीं तत्वों पर आधारित है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि विज्ञान को अलग और ज्योतिष को अलग न देखें। ये जरूर कहें कि विज्ञान का, आज आधुनिक विज्ञान का पिता और पितामह से भी बड़ा है ज्योतिष। वो इतनी अपनी आधार भूमिका तैयार कर चुका है। तो हम कहना चाहिए, समझना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र आज भी अपने उसी सत्यता को, उसी गणना को, उसी को आधार बनाकर काम कर रहा है जो आधुनिक लोग जैसे नासा का है। वो 24 घंटे वहाँ पर केवल ग्रहों पर ही परीक्षण हो रहा है, उनको देखा जा रहा है। और हम लोगों के पास कहीं कुछ नहीं, कोई साधन नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में 12 अंगुल की शंकु होती थी, उसी से समय नापा जाता था, उसी से ग्रहों को देखा जाता था। और ये सामान्य छोटे छोटे जो लकड़ी के बने हुए यंत्र होते थे, उससे ग्रहों का पूरा अंतरिक्ष ब्रह्मांड का मापन किया जाता था। तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए कि आज जो वैज्ञानिक लगे वो महत्वपूर्ण हुए। गुरुजी, आपने जिस तरह से ग्रहों की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि अपनी जो जीवन चल रहा है वो ग्रहों की वजह से नियंत्रित है। देखिए, ऐसा है कि ग्रह जो है, हमारे यहाँ कहा गया कि 5 भौतिक की पूरा निर्माण है। जितने भी ग्रह हैं जाइएगा तो 5 जो तत्व हैं जी, वही मिलेंगे। वो तत्वों के बारे में जानना चाहेंगे। वो है क्षितिज, जल, पावक, गगन और वायु। ये 5 तत्व हैं। ये 5 तत्वों से ही पूरी सृष्टि बनी है। सृष्टि जहाँ भी कोई रचना हुई है इन 5 तत्वों से ही हो रही है। ये 5 तत्व जहाँ जहाँ है तो सबका आपस में समन्वय है। तो हमारे पृथ्वी पर जो भी ये तत्व हैं वही सूर्य पर हैं, वही चंद्रमा पर हैं, वही मंगल, बुध, गुरु, शुक्र पर हैं, वही शनि पर हैं। तो ये पंचभौतिक जो संबंध है ग्रहों का, जो स्वरूप है, जो उनकी प्रकृति है, उसी के हम एक अंश हैं। हम भी इसी पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। हम पृथ्वी से उत्पन्न हुए माने पृथ्वी के जो भी तत्व है वही तत्व हमारे शरीर में भी है। और ये कहा भी गया है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि जद पिंडे तस् ब्रह्मांडे। जो पिंड में, एक शरीर में जो तत्व है वही तत्व पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो आज सोचे हैं कि उधर भी कुंभों को, उधर भी कुंभों को, उधर भी कुंभों को,
तो सब आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, प्रभावित करेंगे। जिसकी शक्ति कम होगी वो उधर खिसक जाएगा, जिसकी शक्ति ज़्यादा होगा ज़्यादा फोर्स कर चलेगा। इसी तरह से हमारा शरीर, पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति जितने भी हैं, ये सब का सबका जो ग्रहों से किरणें आ रही हैं उससे प्रभाव पड़ना बिल्कुल सहज है। और वो पड़ता है, जिसको ज्योतिष शास्त्र बार बार कहता है कि हम दैवाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम से सर्वथा, ग्रहों का अधीन, यानी ग्रहों से जो निकलने वाली किरणें हैं वो हमको प्रभावित कर रही है, हम उन्हीं के सहोदर हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्रह है वो प्रभाव पड़ता है जीवन पे उससे? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित करता है, निश्चित करता है। अब आप देखें, महिला होने के नाते एक बात जान लीजिए, जो गर्भिणी महिला होती है तो आज भी गांव में कहते हैं जो ग्रहण हो रहा हो तो सब्जी नहीं काटना, जी जी, ऐसी बात आती है जी। सोना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? कहाँ सूर्य है, कितनी दूरी पर, करोड़ों किलोमीटर दूर है, और उसकी किरणें जो आ रही हैं वो एक गर्भिणी के उधर तक प्रभाव डाल रही हैं। और ये इतना सत्य हुआ है कि आज भी ये केवल किंवदंती नहीं है, केवल भ्रम नहीं है। आप देख सकते हैं ऐसे महिलाओं को जिनके ऊपर वो प्रभाव पड़ा, आज भी उदाहरण के रूप में है। मैंने अनेकों को ऐसा देखा है, ऐसा अनुभव किया है कि ग्रहण का होता है, जो किरणों में विकार आ जाता है, ग्रहण जन्य जो किरणें आती हैं उन किरणों के कारण प्रकृति में विपर्जय हो जाता है, ये शास्त्र कहता है। और उसमें पानी, आप देखें बहुत सा, अभी एक 10 साल पहले की रिसर्च हुआ था, ग्रहण के दिन विदेशी वैज्ञानिक यहाँ ऐसे उन्होंने देखा था, सूर्य ग्रहण लगा था, तो क्या देखा गया कि पानी में जो लहरें आ रही हैं उसमें अस्वाभाविकता आ गई। पानी के कुएं का स्वाद वो थोड़ा दूसरे तरह का हो गया ग्रहण काल के लिए, और उसके कुछ देर बाद फिर वो सहज हो गया। तो यह जो परीक्षण के बाद जो प्रमाणित हो रहा है उसको बहुत पहले से हमारा शास्त्र कहता रहता है कि जब भी ग्रहण होगा, किस तरह से विकार होगा, तो क्या करना चाहिए? स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान करेंगे तो क्या होगा कि जो भी रेज, जो भी किरणें, जो भी प्रभाव आया होगा वो आज उस आदमी मुक्त हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए। तो हवन से क्या होगा कि और भी अधिक शुद्धता आ जाएगी वायुमंडल में। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, कही गई हैं, यह इतनी उपयोगी हैं, इतनी प्रामाणिक हैं, इतनी वैज्ञानिक हैं कि इसको पूरी दुनिया को मानना चाहिए। देखिए, ग्रहों के समय की अगर गुरुजी बात करें तो कई लोग उपचार भी उस वक्त करते हैं, ग्रहण शुरू होने से पहले भी और उसके बाद भी, तो कितना उचित और क्या कुछ करना है? नहीं, वो तो इसीलिए होता ही है। ग्रहण में हमको कोई भी सामान्य रूप से जो दैनिक कार्य है, जैसे भोजन करना है, जैसे हम लोग चाय पी रहे हैं या जल पी रहे हैं, नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ये जब कहा जाता है तो करना क्या चाहिए? तो जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, होम करना चाहिए, उपास करना चाहिए, ये करना चाहिए। माने अपनी पूरी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का एक मार्ग बताया गया जो हमको ग्रहण काल में करना चाहिए। और आपको बता दें कि ग्रहण में मंत्र सिद्ध होने का सबसे बड़ा औसत समय माना गया है। जो भी आप मंत्र हैं, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, जो भी मंत्र आप लिए हो या मंत्र आपको इच्छा हो रही हो कि इसका जप करें, तो सामान्य दिनों में जो हम जप करते हैं उसके अपेक्षा हजारों गुना ज़्यादा जागृत होता है जब ग्रहण काल में हम उस मंत्र का जप करते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जो यह बताया गया है वो ग्रहों का प्रभाव है, उसका पालन करना चाहिए। जी गुरुजी, आपने तो ग्रहों के बारे में बात की है और अभी आगे आपसे यह भी जानना चाहेंगे जन्म कुंडली को लेकर कि उसकी सटीकता किस पर निर्भर करती है, समय को लेकर, क्षेत्र स्थान को भी लेकर, उसकी इसमें ही इसका समाधान जी पहले कहा गया जन्म तो फिर कुंडली। जन्म का सही समय, सही काल मिल जाए और उसका हम गणित, उस समय कौन सा लग्न चल रहा है, देखिए पूरे चारों तरह जो हम लोग 12 लग्नों की मेष वृष मिथुन कर्क सिंह की कल्पना करते हैं। वो 360 अंकों में बटे हुए हैं।
और 360 अंश में 12 राशियां हैं, यानी 30 का एक एक राशि बनती है। तो वो उसका एक निष्कर्ष हमको निकालना पड़ता है कि जिस समय जन्म हुआ उस समय वास्तव में ये 12 लग्नों में कौन सा लग्न था। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक लग्न खत्म हो रहा है, जैसे 30 डिग्री पूरा किया, अब फिर मान लीजिए दूसरा 0 1 पर बच्चा पैदा हो गया, तो उसको हम लोग संधि काल करते हैं। मैंने अभी पूरा के पूरा अगली राशि अभी शुरू नहीं हुई और पीछे वाली राशि अभी अभी समाप्त हो रही है, तो संधि काल में क्या फल होगा। तो उस संधि काल को निकालना, उसको निश्चित करना, तभी होगा जब हम ठीक से गणित करना जानेंगे और तब हम उसका फल बता सकते हैं, उसका फलादेश कर। गुरु जी, ये भी है कि कई लोगों को समय और स्थान नहीं पता रहता है, तो उस वक्त कैसे लोग जन्म कुंडली निकाल सकते हैं, बन सकती है? जिसका जन्म काल पता नहीं है, स्थान में नहीं पता है जी, स्थान पता हो, जन्म समय नहीं पता हो, नहीं पता हो जी, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जान लीजिए कि कुछ और भी विधियां बताई गई हैं। जैसे चंद्रमा, वो अपनी एक राशि में पूरा का पूरा वो 24 घंटा रहता है, 24 घंटा 48 घंटे रहता है एक राशि में। तो 48 घंटे में अगर डिफरेंस होगा तब भी चंद्रमा सही रहेगा, तो उसको चंद्र कुंडली हम लोग करते हैं। एक जन्म कुंडली हो गई, दूसरी चंद्र कुंडली हो गई, तो चंद्र कुंडली से विचार करना चाहिए। और वो भी मान लीजिए हम नहीं बना सके या नहीं हमको क्या करना चाहिए, तो एक बहुत अच्छी विधा हमारे विद्वानों ने बताई कि कुछ भी न पता चले तो जिस समय जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा हो वही कुंडली उसकी जन्म कुंडली, उसी समय मैंने उसको प्रश्न कुंडली कहते हैं जी। प्रश्न कुंडली के आधार पर उसका पूरा का पूरा भविष्य बताया जा सकता है और बहुत सटीक विधि प्रश्न कुंडली के आधार पर हमारे विद्वानों ने शास्त्रों में दिखाया। तो जानने के लिए बहुत सारी विधियां हैं और हमको लगता है ये तो हमने ऐसे कहा, लेकिन देखिए आपने सुना होगा कि नारद जी ने पार्वती जी का हाथ देखा और छोटे से बच्ची का उसने बता दिया कि ऐसा इसका होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा शास्त्र इतना गहरा, इतना प्राचीन काल था कि जो चेहरा देकर बता देते हैं, हाथ की रेशा देकर बता देते हैं, उसकी गति चाल को देकर बता देते हैं। तो भविष्य जानने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। उन विधियों का काफी व्यापक संसार है। अभ्यास करने वाले व्यक्ति को ये निर्भर करता है कि वो किसमें कितना किस तरह से अभ्यास कर लिया, लेकिन जानने के लिए किसी को भी सुगमता से हम बता सकते हैं, जान सकते हैं। जी, जैसे गुरु जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल टेक्नोलॉजी का समय है, AI जैसे ऐप, सॉफ्टवेयर ऐप्स ये जो हो गए, तो क्या आप ज्योतिष डिजिटल बन चुका ये कह सकते हैं? नहीं, वो विज्ञान जैसे जैसे चमत्कार करेगा उसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में पड़ेगा। जैसे मेडिकल पर भी है, अब ऑपरेशन पता चला रोबोट करेगा, जी, आगे ने कितना बड़ा परिवर्तन। दवा कौन लिखेगा तो सारा पूछ लीजिए उससे, वो बता देगा कौन कौन दवा चलानी है। तो आप कहिए कि डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी, ये सब कुछ होते हुए भी डॉक्टर के अस्तित्व को इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से चाहे जितना भी ये आप तो देखा गया तमाम जो एस्ट्रोलॉजी ऐप्स है वो आ चुके हैं और काफी लोग जो ज्योतिष है उस पे वो डिजिटल हो गए हैं, तो क्या उससे लेकर क्या आप कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मूल है, क्योंकि व्यक्ति का जो चेतना है ना, जो चैतन्य है, उसकी जो आध्यात्मिकता है, उसका जो सोच है, वो कभी मशीन में नहीं आ सकता, वो अंतर रहेगा ही रहेगा। इसलिए देखिए बहुत जगह ऐसा आया, उदाहरण आया कि कोई व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, किसी आचार्य के पास, किसी ऋषि मुनि के पास बैठा, अपनी समस्या रखी, उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा ये हो जाएगा। हमने पुराना कि दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं होता था तो हो गया कि जग हुआ, पुत्र की जग किया गया, आओ हो गया कि फल ये शुरू है खाना है, हो जाएगा। अब ये किस
एक मशीन से हम इसको प्राप्त। क्योंकि गुरुजी देखा गया टेक्नोलॉजी के समय है और आज का घर बैठे ही जो ज्योतिष होते हैं एआई के थ्रू या एप्स के थ्रू वो खुद ही चीज़ें डेट ऑफ बर्थ मांग लेते हैं या हाथ स्कैन करके हैंड को बोलते हैं आप भेज दीजिए, डिजिटली बताते हैं। तो ये कितने हद तक सही है? ये कह सकते हैं कि पूरे ज्योतिष डिजिटल बन चुका है? यही मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा तो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा नए मानव मस्तिष्क की जरूरत पड़ेगी। चाहे जो भी बुझाओ, चाहे विज्ञान हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे और कोई शास्त्र हो, चाहे चिकित्सा हो, सब में पड़ती रहेगी। इसलिए यह कभी नहीं मान लेना चाहिए कि अब डिजिटल आ गया, ज्योतिष शुरू हो गया। जी, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। ज्योतिष का जो शोध है, ज्योतिष का जो एक मन है जो शास्त्रों में है, उसके बिना ज्योतिष नहीं रह सकता। तो जो ये बताइए तो फेक और असली में कैसे हम फर्क कर सकते हैं? जो युवा हैं वो आजकल ज़्यादातर अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन जो ऐप्स है सॉफ्टवेयर उसको, तो उस पर कैसे फ़र्क कर सकते नहीं, वो फर्क करना पड़ेगा। फर्क ऐसे कर सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र में साफ करा है कि ज्योतिष वही है जब फल तितत फलम, जो आपके जीवन के फलों में फल देता हो। वो सच है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमारी शादी कब होगी, मैं कह दिया 2025 में होगी, आपकी नई शादी हुई, आप क्या मानेंगे? उसे पढ़ा दिए को कहेंगे ना कि झूठ बोला, गलत दे रहा। तो जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम, ये वैज्ञानिक शास्त्र है, उसका प्रत्यक्ष जो परिणाम आएगा उसी पर जनता विश्वास करेगी। तो आँख मूंद कर इन मशीनों पर नहीं जाना चाहिए। दो ही काम आप कर सकते हैं, या तो अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में रिकॉर्ड करते चलिए, उससे भी पूछिए और अपना भी रिकॉर्ड रखिए, फिर देखिए कितना प्रतिशत आपके ये सही हुआ, कितना प्रतिशत नहीं हुआ। ऐसा करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी हम आलोचना कर सकते हैं, उसको सही कह सकते हैं या उसको गलत कह सकते हैं। ज्योतिष तो 24 घंटा उपलब्ध है, जो भी कहेगा दूसरे दिन आप पकड़ लीजिए। जी, और कभी कभी देखा कि सटीकता ही बताते हो लोग, ऐसे बता लेते हैं ऑनलाइन और ना सही देखिए, तब उसको बनाने वाला कोई ज्योतिष का जानकार होगा, कोई तो आधार होगा उनका जिसके आधार पर तैयार करते होंगे, ठीक है। लेकिन है क्या कि जनरलाइज जो करेंगे ना, वो सबके लिए एक तरह की बातों को करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो सबके लिए एक तरह की बात नहीं है। जैसे एक कोई लग्न है, प्रमुख होता है लग्न, जन्म लग्न, एक लग्न होता है। उस लग्न के हम 30 भाग जब करते हैं, लग्न के भी उसको तीर्थांश करते हैं, फिर 12 भाग करते हैं, उसको द्वादशांश करते हैं, 7 भाग करते हैं, उसी कहते कि 30 अंश को और डिवाइड करते चलो, छोटा 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 करते जा रहे हैं। जो 60वां अंश होता है वो सब्सटेंस करते हैं। वो कहाँ कितना तक विचार करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन विचार करने के लिए इतने प्रकार हैं कि सोचिए मशीन में आ जाए, मुझे नहीं लगता है कितना संभव है। और ज्योतिष की फिर भी उपयोगिता बनी रहेगी। हम कहेंगे कि आप उधर से भी देखिए, यंत्रों से भी देखिए, डिजिटल देखिए, और आप किसी विद्वान जो ज्योतिष विद्वान है वास्तव में है, उससे भी आप निष्कर्ष निकालिए, तब जाकर हमको ठीक ठीक समझ पाएंगे। अभी वर्तमान में यही कहूँगा कि आज भी जो डिजिटल कर रहा है उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, और इसकी पूर्ति तभी होगी जब कोई विद्वान ज्योतिषी आपसे बात करेगा। गुरुजी, ये भी आपसे जानना चाहिए, कुछ लोग हैं जो ज्योतिष को धर्म से जोड़ते हैं और अंधविश्वास भी कहते हैं, क्या मानना है आपका? देखिए, ज्योतिष और धर्म, धर्म कहते किसको है? धारणा धर्म, जो धारण करे समाज को उसको धर्म कहते हैं। धर्म को अलग से साबित सुनेंगे। तो ज्योतिष जो है वो धर्म की ही तो बात करता है। जैसे इस महीने में शादी होनी चाहिए, इस महीने में नहीं होनी चाहिए, माघे धनोते कन्या फाल्गुने शुभगा ये हम लोग बताते हैं। माघ में शादी होने से पड़ोता, फाल्गुन में ये, बैसाख में ये करते हैं। ये किस लिए हम करते हैं? कि आम जन का कल्याण हो, भला हो, और उनका जो आगे का चलने वाला जीवन है उस शुभमय हो, ये विचार करते हैं। उसको आप पढ़ने तो धर्म हो गया। ये नहीं कहेंगे ज्योतिष धर्म बताता, धर्म तो नहीं बताता।
ज्योतिष धर्म ने कल्याणकारी जीवन को और व्यवस्थित बनाने के लिए ज्योतिष उपदेश करता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को आदेश शास्त्र कहा जाता है। वो आदेश करता है कि ये करो या मत करो। और कुछ लोग अंधविश्वास भी कहते हैं इसको। हाँ, अंधविश्वास भी कहते हैं। अंधविश्वास इसलिए कहते हैं कि जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं जी, उनका विश्वास नहीं है। तो अंधविश्वासी तो है क्योंकि उनका विश्वास नहीं है, उनका विश्वास अंधा हो चुका है, वो नहीं मानते। लेकिन हम हमेशा दिन और रात की तरह से दो पक्ष रहेगा और इसी तरह से यह किसी भी विषय में रहेगा, किसी भी शास्त्र में रहेगा। अब देखिए, वो पैथिक दवा ठीक है, क्या आयुर्वेदिक दवा ठीक है, कि एलोपैथिक दवा ठीक है, ये चलता रहेगा। इसका कोई हम सोते सर जोड़ दें कठिन है। तो ज्योतिष कभी भी अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आंख दिखलाने वाला शास्त्र है। ज्योतिष में जो हम लोगों ने व्याख्या किया कि ज्योतिष क्या है, तो वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, ये चक्षु है, नेत्र है, जो सब कुछ दिखाता है, आँख खोलता है कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये देखो भैया इधर शुभ होगा इधर अशुभ होगा। तो ये तो नेत्र दे रहा है, ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास यही है कि बिना जाने किसी विषय को, बिना किसी विषय के रहस्य को समझे हम उसको एक पंक्ति में कह दें कह रही तो बेकार है, ये तो अंधविश्वास है। तो आज के युग में कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आप जो भी कहें उसका कुछ तर्क होना, कुछ तथ्य होना चाहिए। आपको कोई जानकारी हो तब कहिए कि हाँ ये गलत है, ये बात समझ मत, तो कहा जा सकता है। गुरु जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ज्योतिष में अगर बात की जाए तो कई लोग ऐसे ज्योतिष है जो कम पढ़े लिखे भी हैं और इसे धंधा बना लिए, जिसको लेकर जो लोगों में विश्वास है वो कम होता जा रहा है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही है। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो शास्त्र का चिंतन मनन नहीं करेगा, शास्त्र के गु और रहस्यों को नहीं जानेगा, वो भी अपने को शास्त्री कहकर और शास्त्र का प्रवक्ता बनकर बोलने लगेगा, तो ये बहुत ही निंदित बात होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी झोला छाप डॉक्टर हैं जी, आपने सुना होगा कि झोला छाप डॉक्टर क्या करते हैं, ना BA से ना MBBS है ना और कोई डिग्री है उनके पास। उन्होंने ये सीख लिया किसी गाय का पैर अगर टूट गया हो तो महुआ और क्या क्या जामुन उनका अपना कर गर्म करके लगा देते हैं, वो ठीक हो जाता है। वो किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। गांव में आधी रात को कोई समस्या, कोई बीमार आ जाए, किसी को उल्टी होने लगे, किसी को ये होने लगा, वो कहाँ जाएगा। आज खैर मान लिया सड़कें अच्छी हो गई, साधन अच्छे हो गए, जगह जगह वो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हो गए, लेकिन फिर भी सुदूर जगहों पर या उन जगहों पर भी ये जो बेचारे ग्रामीण पद्धति से कुछ चिकित्सा जानते हैं, वो उनके लिए बड़े उपयोगी है। हालांकि शासन स्तर पर नियम और कानून के अंतर्गत उनको सजा हो जाएगी, नहीं करना चाहिए। वैसे ज्योतिष की वजह से विद्वान ज्योतिष जो होते हैं उन पे भी सवाल उठने लगते हैं। वो उठेगा, देखें जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी ना, उसका ठीक से जानने वाले कम होंगे जी, और जो कम जानने वाले हैं वो भी कोई ना कोई अपना चादर हो रहेंगे। जी जी, तो वो समाज है, समाज में हम आप ऐसा नहीं कर सकते। बात ठीक है कि नहीं हो तो सबसे अच्छा है, और यह एक रोजगार का अवसर नहीं समझना चाहिए कि हम 4 महीने हम कुछ पढ़ लिए तो हम बहुत अच्छे ज्योति हो गए, बहुत अच्छे भविष्य वक्ता हो गए। ऐसा नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। मैं यही आम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि थोड़ी कठिनाई हो तब भी अच्छे योग्य ज्योति के पास जाएं, जी, उनसे अपना समाधान लें। और ये जो बाकी लोग हैं जो राह सियार बनकर और बड़ा बड़ा बोर्ड और बड़ा बड़ा चलने टीका लगा के ज्योति बने हुए हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनसे लाभ कुछ नहीं होगा, नुकसान बहुत हो जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। और ये विधा चल रही है, नहीं चले तो बहुत अच्छा है। गुरुजी, अभी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ज्योतिष की बात की जाए तो
ज्योतिष व्यक्ति के जीवन के पर निर्णय कैसे लेती है, उसके करियर, विवाह या स्वास्थ्य को लेकर अगर बात की जाए तो उस पर कैसे मददगार होती तो ऐसा है कि हमारे पास जो है, जो हम लोग जन्म कुंडली बनाते है? हैं, हाँ, उसमें एक चक्र बनाते हैं जिसमें 12 खाने रहते हैं, उसको जन्मान चक्र कहा जाता है। तो उसमें 12 कोष्ठकों में 12 प्रकार का विषय रखा गया है। जैसे पहला उसका लग्न है, उसके शरीर की प्रकृति, शरीर का वर्ण, शरीर का कैसा आकर्षक विकर्षक स्वरूप को बताता है। दूसरा उससे धन होता है। तीसरा होता है भाई बंधु कुटुंब का होता है। चौथा होता है माता पिता गाड़ी वाहन खेती गृहस्थी का होता है। पांचवा जो होता है संतान विद्या और पुरस्कार का होता है। छठा जो घर होता है वो रोग रिपु और शत्रु का होता है। सातवां घर जाया पत्नी सुख, पति पत्नी सुख, ये सप्तम देता है। अष्टम आयु और अरिष्ट और अनिष्ट बताता है। नवम भाग्य बताता है। दसम जो है उसके कर्म को, व्यवसाय को बताता है कि आगे चलकर ये कहाँ जाएगा, क्या इसकी प्रकृति होगी और किस क्षेत्र में इसको उन्नति होगी, ये दसम भाव बताता है। एकादश भाव से उसको लाभ, कैसे उसकी आर्थिक स्थिति रहेगी, क्या कमाएगा, कैसे वित्तोपार्जन करेगा, ये बताता है। और द्वादश से उसका व्यय भाव, वो कहाँ खर्च करेगा, कैसे खर्च करेगा, और ये सारी चीज़ें 12 हिस्सों में बांटकर 12 चक्र के माध्यम से पूरा का पूरा विचार किया जाता है। इस पर बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों ने बड़े अच्छे से ग्रंथ लिखे हैं, जो हमारा आधार बनता है कि जिसका आधार उसको बताना। तो इसी तरह करियर, विवाह और स्वास्थ्य के बारे में मदद करता है ज्योतिषी, कह सकते हैं एक तरह से। काफी लोग सलाह भी लेते हैं अपने करियर, विवाह और स्वास्थ्य को लेकर। इसीलिए वो 12 बताया गया ना, 12 ब्रांच उसके कर दिए गए और एक एक ब्रांच का एक एक नाम दिया गया, उसी के आधार पर उसका विचार किया जाता है। जी, ये भी आपसे जानना चाहिए कि ज्योतिष शिक्षा और शोध के क्षेत्र में युवाओं के लिए संभावनाएं हैं कुछ ज्योतिष के? नहीं, बहुत कुछ संभावना है। और हम ये कहेंगे कि युवा निश्चित रूप से ज्योतिष के उन रहस्यों को समझने का और समझाने का, उन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने का, उसमें से जो निष्कर्ष है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करें। और यदि ऐसा करते हैं तो जीवन में भी सफल होंगे, समाज के लिए भी बड़े उपयोगी होंगे और भविष्य में कुछ नई चीजें, अच्छी बातें दे सकते हैं। भाई ये भी जानना चाहेंगे आने वाले समय में आप ज्योतिष का भविष्य कहाँ देखते हैं? नहीं, देखिए, ज्योतिष कोई फिर मैं कह रहा हूँ, ये जो सनातन परंपरा है अपनी, जो अध्यात्म की परंपरा है, यहाँ तक कि साधु संतों सन्यासियों को भी मुहूर्त देकर सन्यास ग्रहण करना चाहिए, मुहूर्त देकर कोई यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। तो ये इतना व्यापक इसका क्षेत्र है कि ज्योतिष की आवश्यकता हमेशा रहेगी, सबके लिए रहेगी, चाहे वो किसान हो उसके लिए भी है, चाहे वो नौकरी में हो उसके लिए भी है, और चाहे वो शिक्षा में होता है, जिसमें भी हो, ज्योतिष सबके कार्यों पर प्रकाश डालने में सक्षम है और ज्योतिष की उपयोगिता बढ़ती जाएगी। और मुझे जो और अच्छा लगता है कि डिजिटल के माध्यम से जो कभी ज्योतिष नहीं जानते थे वो भी अब ज्योतिष बन गए। चौथी चतुर्थ शताब्दी के एक विद्वान हुए, उनका नाम है आचार्य वराहमिहिर। वराहमिहिर एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ज्योतिष के गणित पर, ज्योतिष के फलित पर और ज्योतिष के सिद्धांत पर, ये तीनों स्कंधों पर बहुत व्यापक काम किया उन्होंने। और उनकी जो मूल पुस्तक है बृहत संहिता नाम से, और बृहत संहिता की जो व्याख्या है आचार्य भट्टोत्कच ने किया है। जी। उस भट्टोत्कच की व्याख्या को सरल बनाकर और व्यवस्थित उसको कैसे किया जा सकता है, ये काम मैंने किया। और वो 4 भागों में गया, वो 4 भाग, 500 पृष्ठ के एक एक भाग हैं। तो इस तरह के 2000 पृष्ठों का काम, 2000 पृष्ठों का काम ऊपर हुआ। मुझे बड़ा संतोष हुआ उस पर काम करते करते। और फिर गणित पर मैंने ये काम किया, उसका नाम है दिग्देश कालक ज्ञानम, संस्कृत में है, और टाइम स्पेस एंड डायरेक्शन। इसकी अवधारणा ज्योतिष में क्या है और किस तरह से, और आधुनिक काल में जो इसकी अवधारणा है उससे क्या तुलना है, तुलनात्मक हमने इस पर काम किया।
फिर उसके बाद और भी जो ग्रंथ हैं जो प्रायः विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, जैसे हमारे 4-5 ग्रंथ और बने। अभी ये ग्रंथ हो सकता है 1 सप्ताह में आ जाए। तो आप लिख रहे से काम कर रहे हैं। हाँ, वो भी आ रहा है। तो ये इस तरह से यह पुस्तक लेखन मेरा व्यवसाय नहीं है, मेरी रुचि है, अच्छा, ये शौक है। मैं बिना पढ़े नहीं रह सकता। आज भी मैं 6 घंटा पढ़ता हूँ। जो पढ़ता हूँ तो उसमें से जो भी रस, जो भी तत्व मिलता है, उसको सोचता हूँ कि इसको कलमबद्ध कर लेना चाहिए। तो लगता है कि ऐसी रुचि हमारे अनुसंधाताओं को भी होनी चाहिए, विकसितार्थों की भी होनी चाहिए, जो कि बहुत कुछ अभी पढ़ने का और सीखने का और आगे काम करने का अवसर है। जी। मैं यही चाहूँगा कि हम जितना पढ़ सकेंगे उतना ही अधिक हम। क्या गुरुजी संदेश देना चाहेंगे काशी वासियों को भी आप अपनी मैं यही कहना चाहूँगा, काशी विद्या की नगरी है। काशी में जो भी आता है वो विद्या पढ़ने के लिए आता है। काशी की पहचान केवल विद्या के लिए है। यहाँ की साली और यहाँ का चॉकलेट और यहाँ का नमकीन ये महत्व नहीं रखता। अब आज तो सब जगह एक ही पैकेट में मिल रहा है हल्दीराम का। जी। क्या होना चाहिए? तो विद्या एक ऐसी जो कहीं नहीं मिल रही है सिवाय काशी की। और यही कारण है कि महामना मदन मोहन मालवीय जी प्रयाग में रहने वाले और विश्वविद्यालय बनाया काशी। तो यहाँ जितने भी राजा महाराजा हैं सबके द्वारा पोषित और स्थापित यहाँ महाविद्यालय आप गली गली में काशी के देख सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा जो काशी है वो विद्या की नगरी है, विद्या के अंदर यहाँ जो भी आवे अध्ययन के लिए आवे, पढ़ने के लिए आवे, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आवे। और सभी शास्त्रों की पढ़ाई सब जगह नहीं हो सकती। काशी में सारे शास्त्रों की पढ़ाई की विद्वान है। जो भी विषय आप पढ़ना चाहें आपको किसी न किसी गली में कोई न कोई विद्वान पढ़ाते हुए मिल जाएगा। ये सौभाग्य है हम लोगों का जी। ये काशी का सौभाग्य को परंपरा आज भी चली आ रही है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ही कहूँगा, एक बार काशी आइए और काशी अध्ययन के लिए आइए, स्वाध्याय के लिए आइए, जप और तप के लिए आइए। बहुत ही ज्ञानवर्धक बातचीत रही हमारी। शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए गुरुजी। और आपको बता दें कि आज हम ज्योतिष प्रोफेसर आपको नागेंद्र पांडे जी से बातचीत कर रहे थे और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू से इन्होंने समझाया है। आगे हम भी आपसे जुड़े रहेंगे इस तरह से और पॉडकास्ट इस तरह लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।